जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं जानता हूं किस तरह का जुल्म हुआ, किस तरह वो बेचारे लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। जो भी कबायली इलाके की रवायतों को जानता है, उसको पता था कि कितना मुश्किल था अपनी फैमिलीज को, अपनी ख्वातीन को लेके नकल मकानी करना। मैं जानता हूं किस मुश्किलात से हमारे कबायली इलाके के लोग गुजरे हैं। और हम ये जानते हैं कि जंग में जो दुकानें गईं, जो घर तबाह हुए, जो मवेशी और माल जाया हुआ, जो कबायली इलाके के लोगों की कुर्बानियां हैं, ये कभी भी किसी को पूरी तरह अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि लोग कबायली इलाके में गए नहीं हैं। तो मैं आज आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कारोबार भी चले, जो आपको नुकसान हुआ वो हम आपका नुकसान भी पूरा करें। जो नौजवान बेरोजगार हुए, घर बेरोजगार हुए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आए ताकि आपको रोजगार मिले। नौजवानों के लिए सस्ते कर्जे लेके आए ताकि सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे नौजवानों को मिले ताकि अपने कारोबार चला सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है, ये इंशाअल्लाह हम जिम्मेदारी पूरे करेंगे। मैं आपको बकायदा भी और चीजें बताऊंगा जो कि इंशाअल्लाह हम करने जा रहे हैं यहां इस खैबर एजेंसी में, इस इलाके में। लेकिन उससे पहले जो मैं मैंने अपनी हुकूमत को कहा है कि जो तोरखम का जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खोला रहा है, क्योंकि यहां लोगों का रोजगार है, कारोबार। जब बॉर्डर बंद होता है, नुकसान होता है लोगों को। तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को कहा है कि पूरी तरह हम सहूलतें पैदा करें तोरखम बॉर्डर के ऊपर, ताकि आसानी हो लोगों को, 24 घंटे वो खुला रहे। और आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं अफगानिस्तान पे। पिछली बारी मैंने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से एक मशवरा दिया कि वहां इलेक्शन करवाने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आओ। बड़ा गुस्सा हुआ लोगों को, वहां बुरा भला कहा गया मुझे। अफगानिस्तान के लोगों, मेरी बात सुनो गौर से। अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि टीवी के जरिए आप मेरी बात सुनेंगे, ये याद रखें कि हम आपको अपने भाई समझते हैं। मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूं कि अफगानिस्तान के लोगों को अमन मिले। जिस तरह की तबाही 40 साल से अफगानिस्तान में हो रही है, ये छोड़े कि मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंसान के नाते होते हुए कह रहा हूं कि अल्लाह अफगानिस्तान के लोगों को अमन दे। और मैंने यह कहा था कि 1977 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और जो ऑपोजिशन थी उसने इलेक्शन नहीं माना, हुआ इंतशार के नतीजे में मार्शल लॉ लगा। तो हम एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा यह कहता है
कि ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अगर इलेक्शन के बाद नतीजा ना माना तो फिर यही इंतशार शुरू हो जाएगा और नुकसान तो अफगानिस्तान के लोगों को होगा और तकलीफ हमें भी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि हम आपका खैर ख्वाह हैं, हम आपकी बेहतरी चाहते हैं। और अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो ये सारा कबायली इलाके के लोग, अफगानिस्तान के लोग, सबका फायदा है। तजारत होगी, आगे तक सेंट्रल एशिया तक तजारत होगी, खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं अफगानिस्तान के लोगों, अफगानिस्तान की हुकूमत आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहे हैं। आपने नहीं लेना तो ना लें, लेकिन ये मुदाखलत तो नहीं है आपको, ये तो मशवरा है आपके लिए। मैं अभी अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट्स जो आपको मैं प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने लगा हूं। जब्बा डैम इंशाल्लाह हम पूरी तरह बनाएंगे इस सारे इलाके में पानी के लिए। 10 लाख लोगों को इससे पीने का पानी मिलेगा। दूसरी 12 डैम इंशाल्लाह वो बनाएंगे जिससे काश्तकारी भी बढ़ जाएगी और तकरीबन कितना 17,000 हेक्टेयर जमीन काश्त के लिए आ जाएगी, लोगों को पानी भी मिलेगा। वो भी मैं आपसे कहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी आपके लिए पूरा करेंगे। फिर एक शलमान वाटर सप्लाई है, उसकी जरूरत है, वो भी मैं आपसे कहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी आपका पूरा करेंगे। फिर 12 बाईपास, वो भी इंशाल्लाह मैंने महमूद खान को कहा कि वो हम बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। मैं ये आज आपने सबके सामने मैं कह रहा हूं, सारी वो चीजें अनाउंस कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। जो मेरे लिए मुश्किल है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा। बिजली की और गैस की आपके लिए कोशिश करूंगा कि पूरी तरह आपको सप्लाई मिले, कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर एक मिनट आराम से अभी और बताने लगा हूं आपको। एक पूरे कबाली इलाके का डेवलपमेंट पैकेज जो सारी जमातों ने मान चुकी हैं, सारे सूबों ने अपना शेयर देंगी उसके अंदर एनएफसी में से। हमारी हर साल 100 अरब रुपया कबायली इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा अगले 10 साल तक। आपने इसके ऊपर इतनी कम ताली बजाई है। आपको अंदाजा भी है कि 100 अरब रुपया कितना होता है? अंदाजा है? मुझे यह भी खुशी हुई कि यहां नीचे से नौजवानों ने कहा कि यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं फिर से यह कहता हूं कि कबायली इलाके के नौजवान यूनिवर्सिटी और 3G 4G मांग रहे हैं। इंशाल्लाह आपका बड़ा रोशन मुस्तकबिल है। अच्छा, अब जरा आपने मेरे से 2-3 बातें जरा बड़े पुरअमन सुकून से सुननी है। मैंने महमूद खान से कहा है कि हमारी नौजवान
कबायली इलाके की आबादी के लिए सबसे एक तो पढ़ाई के लिए पूरा हमने जोर लगाना है, क्योंकि आप पीछे रह गए हैं। उसके साथ साथ आपके लिए खेलों की ग्राउंडें ज्यादा बनानी है, ताकि जो टैलेंट है कबायली इलाके में, इसको हम इंशाल्लाह लेके आए। जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो तब कोई भी ना पख्तूनख्वा से कोई खिलाड़ी आता था, ना कोई पाकिस्तान में कबायली इलाके से खिलाड़ी आता था। आज तकरीबन सारी पाकिस्तान की जितनी भी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, सब में पख्तूनख्वा से लोग हैं, सबसे नौजवान हैं। तो इंशाल्लाह इन सारे कबायली इलाके में अब हम स्पोर्ट्स की ग्राउंडें भी बनाएंगे, ताकि आपको मौका मिले ऊपर आने का। लेकिन मैं सिर्फ आपसे अब एक चीज चाहता हूं, ये याद रखें कि पाकिस्तान अपने सबसे मुश्किल, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल माशी मरहला है, वो आज है। कभी भी इतने मुश्किल मुल्क के हालात नहीं थे। और वो क्यों नहीं थे? जब हमें हुकूमत मिली, मैं ये लोगों को इसलिए याद करवाता हूं कि जब इंशाल्लाह हमारे 5 साल पूरे होंगे, तो आप हमारा मुआवजा करेंगे जो बाकी 2 हुकूमतें हमारे से पहले रही हैं। तो जब 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान का कर्जा कितना था? 6,000 अरब रुपया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जब पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान जमरूद में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो उस वक्त 6,000 अरब रुपए का पाकिस्तान मकरूज था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अहम ऐलानात भी किए गए। जमरूद की आवाम के लिए उन्होंने बाड़ा और जब्बा डैम बनाने का ऐलान किया, जबकि वाटर सप्लाई बनाने का ऐलान भी जमरूद की आवाम के लिए किया गया, ताकि उनको पीने का साफ पानी मुयस्सर आ सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमरूद की आवाम के लिए एक बाईपास बनाने का भी ऐलान किया, ताकि उनको आसान सफरी जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर हो सकें। और वज़ीर आज़म का कहना था कि हर साल 100 अरब रुपया अगले 10 साल तक कबायली अजला की तरक्की पर खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे मंसूबों का ऐलान कर रहा हूं जिनको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। लोग ये समझते थे सुने जरा, अभी मैं ये बात देखे नौजवानों, जब एक कौम के नौजवानों में शऊर आ जाए ना, वो कौम को ऊपर ले जाते हैं। अगर आपको समझ आ जाए कि जिधर आज हम खड़े हैं, तो आप इस कौम का हिस्सा होंगे। जैसे जैसे ये कौम एक अजीम कौम बनती जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए हम शुरू किधर से कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह कोई ताकत नहीं रोक सकती पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनने में। तो फिर तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। 15,000 अरब से वो कर्जा किधर लेके गए? शाबाश, 30,000। सोचें कि 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब और इनके 10 सालों में 6,000 से 30,000 अरब पे कर्जा गया। अब हमारी जब हुकूमत आई, तो हमें दिन का, हर रोज का जो हम इनके लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद दे रहे हैं,
6.5 अरब रुपया दिन का। तो जब एक मुल्क का यह हाल हो तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं कि क्या करना चाहिए। एक मुल्क क्या करता है, यह समझें कि यह आपका घर है, घर के ऊपर कर्जे चढ़ गए, आमदनी कम खर्चे ज्यादा, कर्जे चढ़ गए। अब वो जो जिसने कर्जा दिया वो घर आ रहा है पैसे मांगने के लिए। आपने खर्चे भी पूरे करने हैं, आपने कर्जे की किस्तें भी देनी है, जो कि हमें हर रोज हर साल जो हमें कर्जों की किस्तें देनी पड़ती हैं वो तकरीबन 2000 अरब रुपया है। और पाकिस्तान का जो पूरा टैक्स इकट्ठा होता है वो 4500 अरब रुपया है। तो उसमें से 2000 अरब तो कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। तो एक घर जब वो कर्जेदार पैसा मांगने आता है तो उसने कर्जे भी किस्तें भी देनी है, उसने घर भी चलाना है, उसने चीजें सौदा भी खरीदना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो वो घर क्या करता है, वो घर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है और खर्चे कम करता है। खर्चे कम करता है, आमदनी बढ़ाता है। और आमदनी कैसे बढ़ाता है? कर्जा लेके दुकान लगा लेता है, कर्जा लेके फैक्ट्री लगा लेता है, कर्जा लेके कोई टैक्सी चला लेता है। वो पैसे बनाने के लिए कर्जा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी आमदनी आती है तो वो कर्जा वापस कर देता है। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर से आज पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है। हम अपनी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, आमदनी बढ़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खर्चे कम करे जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो मुश्किल मरहला है, ये आज मैं आपके सामने कहता हूं कि ये थोड़ी देर के बाद, चंद महीनों के बाद इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, कल जलसा होता है। आप तो सारे खुद आए हैं ना, वहां जलसे के ऊपर 200, 500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। अच्छा वो आ गए, अब बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। देखो आसिफ जरदारी, मेरी एक बात सुन लो। धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। जब आप अवाम की बात करते हैं तो 4.5 महीने तक आप डी चौक में धरना दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपना इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे दे के निकालना पड़ेगा। और मैं आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। लेकिन मेरा चैलेंज है कि 1 हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। 1 हफ्ता। वो इसलिए आप नहीं गुजार सकते आसिफ जरदारी और बिलावल, क्योंकि जो लीडर पर्ची दिखा के कहे जी कि मुझे मेरी बीवी या वो बेटा कहे मेरी मां, ये पर्ची में कह दिया कि आपने पार्टी विरासत में आपको मिल गई है, वो लीडर नहीं बन सकते। लीडर स्ट्रगल करके बनता है, जद्दोजहद करके लीडर बनता है, लीडर मार खा के बचता है। और इसलिए मैं आपको भी दावत दे रहा हूं। और मैं ये आपको एक दूसरा भी एक आदमी मिलियन मैन मार्च की बात कर रहा है। मौलाना फजल रहमान,
वो हर दूसरे दिन कहते हैं कि मिलियन मैन मार्च कर रहा हूं। ये मौलाना फजल रहमान, मैं जरा आपको बताऊं ये क्या है। इलेक्शन में विकेट उड़ गई, इलेक्शन के अंदर क्लीन बोल्ड हो गए। अब ये ऐसे है कि जैसे आप नौजवानों, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे, जब मैं भी खेलता था छोटा होते, तो जब कोई सारा दिन फील्डिंग करता रहे, फिर जब बैटिंग आए तो पहली गेंद पे बोल्ड हो जाए, तो वो कई दफा जो रोंदू होते थे ना, वो कहते थे अच्छा जी मैं विकेट पकड़ के भाग जाता था कि जी मैं खुद खेलूंगा, तुम्हें खेलने दूंगा। तो फजल रहमान का वो हाल है, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। और उधर और भी खिलाड़ी हैं वहां लाहौर में, इन सारों ने, अब मैं सुने जरा, ये जब से हमारी हुकूमत आई है, ये पहले हफ्ते से ही शुरू हो गया कि हुकूमत फेल हो गई है। आपने 5-5 साल हुकूमत करके पाकिस्तान का कर्जा दुगना से भी ज्यादा कर दिया। हमें 7 महीने हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो कर्जा आपने मुल्क पे चढ़ाया है वो हम उतार दें। हम वो 7 महीने में वो काम कर दें जो आप 5 साल में इस मुल्क को तबाह करके गए हैं। आप समझते हैं कि हम 7 महीने में ये मुल्क ठीक कर दें? ये मुल्क हम ठीक करेंगे, लेकिन हम ये मुल्क, सब ये सुन लो, ये जितने भी लोग हो जिन्होंने पैसा बाहर यहां से लेके गए हैं, इनका पैसा कम से कम जरदारी का जो ये फेक अकाउंट्स में 100 अरब रुपए से ऊपर है। 100 अरब रुपए से ऊपर इनके फेक अकाउंट्स में JIT में रिपोर्ट आई है। उधर दूसरे वो शरीफ खानदान, उनका 100 अरब से ऊपर ज्यादा बाहर है। तुम, मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि आप हमें कह रहे हैं कि हुकूमत फेल हो गई और पहले दिन, पहले हफ्ते से शुरू हो गए। असल में मसला ये है, ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। आज अब सब सोचे कि वो इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बाहर भागा हुआ है और बाहर भाग के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह ठीक करनी है। उसके बच्चे बाहर हैं, वो अरबोपति, बच्चे अरबोपति। नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं। 6 अरब रुपए के घर में रहता है एक बेटा। उनसे पूछो कि पैसा किधर से आया है, कहते हैं हम तो बरतानी शहर भी हैं, हम तो जवाब दे ही नहीं है पाकिस्तान को। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर का बेटा ये कह रहे हैं दोनों। फिर शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर चला गया, उसका दामाद बाहर चला गया, करप्शन के केसेस। आप अगर बेकसूर हैं, आके क्यों नहीं जवाब देते अदालतों को? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो बरतानिया क्यों भाग गए हैं? मुझे जब इन्होंने अदालत में तलब किया, मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी जवाब देने की। मैं तो आज से, जब मैंने अपना क्रिकेट के जमाने में फ्लैट लिया, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। 1 साल मैंने अदालत को जवाब दिए, 60 मैंने उनको दस्तावेजात दिए, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए। मैंने तो नहीं कहा कि जी मैं जमहूरियत खतरे में है। मैं अगर एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मेरा काम है जवाब देना आवाम को। इनसे जवाब तलब करो तो जमहूरियत खतरे में है, सिंध कार्ड खेल रहे हैं, जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये सारे केस तो हमने किए ही नहीं है। वो जो इसहाक डार मुल्क से बाहर भागा है, वो तो नून लीग के टाइम पे उस भागा है। उसको तो वो नैब
जो इन्होंने ही नैब का चेयरमैन बनाया, नैब के लोग इन्होंने सिलेक्ट किए, उन्होंने इनके ऊपर केसेस किया, हमने तो नहीं किया है। तो मैं इन सारों को आज कहना चाहता हूं कि जितना मर्जी आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको इस मुल्क को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो, कौम का पैसा वापस करो, इस हमारे नौजवानों का पैसा वापस करो, जो हम इनकी तालीम और यूनिवर्सिटीज पर लगा सके, पानी देने पर लोगों को लगा सके, हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सके। वो पैसा चोरी करके अरबों रुपया बाहर ले गए हैं और उसके बाद समझते हैं कि आप थोड़े से जलसे करेंगे तो इमरान खान ब्लैकमेल हो जाएगा। मैं तो आया इस मुल्क इक्तदार में आया इसलिए था कि मैं इन चोरों और लुटेरों का एहतसाब करना था। मेरा तो मतलब ही आने का ये है। मैं आखिर में खैबर के लोगों, नौजवानों, मैं सबसे ज्यादा आखिर में जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, हम यहां खैबर और अफगानिस्तान के अंदर पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे ताकि आप सबको नौकरियां मिले, डेवलपमेंट हो। लोग आपके अंदर रुकावटें डालेंगे कि फाटा जम ना हो पख्तूनख्वा के साथ, मुफाद परस्त लोग मुश्किलें डालेंगे और ये आसान नहीं है। 100 साल से ऊपर मुख्तलिफ कानून थे फाटा में और मुख्तलिफ थे पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये जो जम होगा ज़हनों में डाल लें, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और लोग कोशिश करेंगे इंतशार फैलाने की। लेकिन नौजवानों, आज आप सब आज ये फैसला करो कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है। और मैं इंशाल्लाह आपको वादा करता हूं कि अगले 10 साल हम फाटा को उठा देंगे, हम इसको डेवलप करेंगे, हम यहां तालीम लेके आएंगे, आपके अस्पताल ठीक करेंगे, आपको इंशाल्लाह नौकरियां दिलवाएंगे और इंशाल्लाह खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे आपके लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान जमरूद में जलसा आम से खिताब कर रहे थे।